सो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, अब में से कुछ ने करा है कुछ ने नहीं करा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, देखना हो तो देख लीजिए। कुछ इस तरीके से था, आंसर ये आए थे और नीचे 3 जर्नल एंट्रीज भी करनी थी जो किसी ने नहीं, एक ने करी है, काव्य ने करी है। सो ये आंसर मैं यहाँ पे रखे दे रहा हूँ इस शीट में, आप बाद में क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर पढ़ने का मन हो तो। अब गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना हो तो सुन लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हमने क्या करा, डबल कॉलम कैश बुक सीखा। डबल कॉलम कैश बुक में 2 ही चीजें हैं जो थोड़ा सा हमें दिक्कत देती है। पहला है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मैंने पहले आपको समझाया, एक क्वेश्चन कर दिखाया और फिर एक क्वेश्चन आपको दिया क्लास में सॉल्व करने के लिए, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया। सो कुल मिला के इस तरीके से 4 क्वेश्चन हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का कर चुके हैं। अब और कोई इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री था और दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा ये वाला, जब हमें चेक रिसीव होता है तो क्या क्या केस हो सकता है, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने करे हैं। ठीक, अब और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है डबल कॉलम कैश बुक में, बस अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो विदाउट जीएसटी थे, अब हम करेंगे वही क्वेश्चन विथ जीएसटी। ठीक, सो पूरा प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं आपको करके बता रहा हूँ, 10-12 ट्रांजैक्शन का है, फिर एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। सो इसमें बोला एंटर द ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ रीमा चंडीगढ़ ऑफ एंड हैविंग कैश एंड बैंक बैलेंस। डबल कॉलम कैश बुक बनाना है और आप देख सकते हो क्वेश्चंस के बीच में जीएसटी भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मेट वही का वही बन जाएगा पूरा का पूरा। तो साथ में इस क्वेश्चन को देखते जाते हैं। चलो भाई, और इसको उठाओ फॉर्मेट को यहाँ से और इसको फेंक दो नीचे, और एक एक ट्रांजैक्शन करके हम लोग करते जाएंगे। पहले तो इनको हटाओ। गाइस जब भी जीएसटी का क्वेश्चन आता है ना, एक चीज याद रखिएगा, आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, भले छोटा क्वेश्चन भी हो, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इसका छोटा क्वेश्चन होगा तो भी ये फॉर्मेट जो है वो लंबा बन जाएगा, बिकॉज अब हमें जीएसटी भी इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर। सो फॉर्मेट वही है, नाम किसका है, रीमा का। सो इन द बुक्स ऑफ रीमा चंडीगढ़ कैश बुक बनाएंगे। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया हमने। डेबिट साइड पर हमारे पास डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश बैंक है और डेट पर्टिकुलर्स एलएफ और कैश बैंक है। एक एक पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है हमें बैलेंसेस। बैलेंसेस तो मुझे बताइए, कैश का तो आपको पता है, कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। बैंक का ये जो बैलेंस दिया हुआ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। जब कुछ बोला नहीं है और वर्ड भी लिखा हुआ है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस मतलब बैलेंस है तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हम दोनों के बैलेंस को डेबिट साइड पर लिख देंगे। इसको पहले तो यहाँ से हटाओ, ये मैंने गलत जगह पेस्ट कर दिया। ठीक, सो पहले हमको ऊपर 2019 लिख लेंगे हम लोग, यहाँ 2019 और फिर शुरू हो जाएंगे 1 अप्रैल को। दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस बी बाय डी। पिक्चर देखने से अच्छा अगर साथ में करते जाएंगे तो आपका भी फायदा होगा। 2000 and 24,500, 2000 and 24,500। नहीं मनस मत लिखो, तुम तो वैसे भी नहीं लिखते हो, क्या मतलब है? सुपर इंटेलिजेंट लोगों को जरूरत नहीं होती है, टोनी स्टार्क टाइप के लोग रहते हैं ना, वो दिमाग में फीड कर रहे हैं, जारवेस नोट कर लो, ऐसे ही बोलता है बस, तुम भी ऐसे ही बोल दिया करो, चल बे तोलानी ये फाइल मुझे दे देना, ऐसे बोल दिया करो, ठीक है? तो मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, जब कोई चीज़ हर्ट होती है तो मेरे मुंह से फिर ऐसी बातें निकलती हैं, मैं क्या करूँ, है ना? आप लोगों के साथ तो मैं इम्प्रेस था कि चलो यार
लड़के अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बट आप लोग ना डे बाय डे वापस वही अपने लेवल पर आते जा रहे हो। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को जोर शोर से अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट आपको ऐसा लगता है कि समझ में आ गया ना तो बस काम हो गया। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है गाइस, इजी सब्जेक्ट नहीं है। और कॉमर्स की लोग जो है ना मजाक उड़ाते हैं ना कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, कि तुम तो कॉमर्स वाले हो, तुम क्या करोगे। वो आप जैसे लोगों के कारण नहीं होता है, हम जैसे लोगों के कारण नहीं होता है। आप लोग जब खुद अपने सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कोई और आपको सीरियसली लेगा। सो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आजकल किसी को कुछ बोलने का ज़माना नहीं रहा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ गाइज, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे सब्जेक्ट से प्यार है, आप प्यार मत करिए, अपनी एटलीस्ट अपना धर्म ही निभा लीजिए सब्जेक्ट की तरफ। सो 2nd April cash sales rupees 60,000 plus CGST and SGST of 6% each। सेल्स है, पैसा आएगा, रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड पे लिख लेंगे। तो 2nd April को यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब गाइज हमें पता है सेल्स हो रहा है तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखेंगे, और हमें ये भी पता है कि सेल्स के साथ कौन सा जीएसटी आता है, इनपुट आता है कि आउटपुट आता है। हाँ जी, आउटपुट आता है, ठीक है, आउटपुट आता है। तो हम यहाँ पर टू सेल्स के साथ टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और यहाँ पर टू आउटपुट एसजीएसटी भी लिख लेंगे। और क्योंकि कैश सेल्स करा है तो कैश में अमाउंट जाएगा, कितने में सेल्स करा है 60,000। अब इसमें प्लस 6% का जीएसटी भी लगाना पड़ेगा। बस अब आपको क्या करना है, यही करना है। पहले अपन क्या होता था डायरेक्ट लिख लेते थे, अब डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब अगर जीएसटी है तो साथ में जीएसटी भी लिखना है। सो कोई यहाँ पर कोई आइंस्टाइन की अलग थ्योरी नहीं हो गई है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। सेम वही है, सेल्स है, पैसा आ रहा है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, लो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया बस। अब अगर जीएसटी होगा तो जीएसटी भी रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। आईजीएसटी होता तो एक बार लिख लेते, टू आउटपुट आईजीएसटी, बाकी सब कुछ सेम है। कॉन्ट्रा एंट्री का वही कॉन्सेप्ट है, चेक रिसीव होगा तो उसका भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, सो ये सेकंड एंट्री हो गया। अब ये April 5 डिपॉजिटेड इन बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो मेरी आदत है हमेशा मैं साइड में लिख लेता हूँ डिपॉजिटेड इन बैंक, तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू कैश। सो बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट कॉलम में आ जाऊंगा और अमाउंट लिख दूंगा, कितना दिया हुआ है 50,000। लिखा बैंक के कॉलम है लेकिन नाम लिखूंगा यहाँ पर टू कैश अकाउंट, और लगा दूंगा आगे सी का ठप्पा। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड पर आया, और यहाँ पे कैश में क्रेडिट साइड पे लिख लिया 50,000। लिखा कैश के कॉलम में लेकिन नाम ऑपोजिट लिखूंगा बाय बैंक, और लगा दूंगा कॉन्ट्रा एंट्री का ठप्पा, और फिर साथ में दोनों की डेट लिख लूंगा। कौन सी डेट है, 5 अप्रैल है। इस कॉन्ट्रा एंट्री में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं, बढ़िया, नहीं तो सर। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, बढ़िया। उसके बाद क्या बोला है, इशूड चेक टू सोहन, ठीक है, यहाँ पे तो कोई जीएसटी नहीं है, चेक दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं तो पेमेंट है, पेमेंट है तो April 7 आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। किसको चेक दे रहे हैं, सोहन को, बाय सोहन अकाउंट। कितने का चेक था भाई, देखें 10,000 का, तो चेक है इसलिए बैंक कॉलम में 10,000 लिख लेंगे, सिंपल सा था। उसके बाद बोला April 9 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 प्लस जीएसटी। अब फिर से सेल्स करा, कौन सी डेट को करा, 9 अप्रैल को, सेम वैसा का वैसा हो जाएगा। आपने टू सेल्स करा है, टू सेल्स लिखेंगे, और साथ में यहाँ पर टू आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी लिख लेंगे। कैश पे सेल्स करा है, कैश कॉलम में जाएगा 10,000, और इसके ऊपर 6% का जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, 600 खत्म हो गई कहानी। उसके बाद आए, बोल रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट क्लेम लॉज्ड लास्ट ईयर। हमें कोई मतलब नहीं है लास्ट ईयर हमने क्या किया था, सिंपल सी एक बात है, चेक आ रहा है,
और यहाँ पर जीएसटी भी नहीं लिखा है, तो चेक आया है और हमने ये पढ़ा था अगर चेक रिसीव होता है तो हमको देखना पड़ेगा कि मैंने उसको उसी दिन डिपॉजिट करा है या किसी और दिन डिपॉजिट करा है। तो अब आपको क्वेश्चन को आगे की तरफ देखना पड़ेगा कि क्या दिया है भाई साहब ने। तो एक ये चेक तो आया है मेरे पास नेशनल इंश्योरेंस का, आगे देखें कहीं लिखा है इस नेशनल इंश्योरेंस के चेक के बारे में, मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो चेक उसी दिन डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, कुछ कुछ टीचर ऐसे बोलते हैं कि नहीं इसको चेक इन हैंड की एंट्री है, रिकॉर्ड ही मत करो। बट गाइज अभी आप जो रिवाइज होकर जितने भी बुक्स आए सब में आप देखोगे ना, कोई सा भी ऑथर का बुक हो, सबने यही ट्रीटमेंट किया है। इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड अबाउट अ चेक, हम अज्यूम करते हैं कि उसी दिन डिपॉजिट हो गया। हो गया तो हम क्या करेंगे, रिसीव वाले कॉलम में डेबिट साइड पर लिखेंगे 12 अप्रैल, यहाँ पे लिख लेंगे टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जिससे चेक मिला था। कितने का चेक मिला था, 19,800 का, तो उसे बैंक कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ चेक इन हैंड वेक इन हैंड का कोई लफड़ा नहीं है। ये वो केस है जब हमें चेक मिलता है और हम सेम डे पे डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, ओके। फिर 14 अप्रैल को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू नीरज 25,000, ओके, प्लस CGST एंड SGST 6%, received cash rupees 10,000 and balance by check allowed him discount of rupees 500। अब गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें दे दी है, चेक भी है, कैश भी है, GST भी है, और आप क्या करोगे इसमें डिस्काउंट भी है। सो गाइस जब ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए ना, सिंपल सा काम करिएगा, शॉर्टकट है, हम इसको लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं बट शॉर्टकट भी वैलिडली अलाउड है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। क्या करना, रफ में कैलकुलेशन कर लेना। कैसे, हमने जर्नल में सीखा है 25,000 के गुड्स थे, GST था 6% 25,000 इंटू 6%, 1500 का GST लगा, तो टोटल हो गया 28,000। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू आ गया, और कौन सा डिस्काउंट है, 500 का कैश डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 500 माइनस कर दो। मतलब क्या, टोटल कितना पैसा मिला होगा, 27,500। ठीक, अब आपको ऐसे केसेस में GST वगैरह अलग से रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि अगर आप GST वगैरह अलग से रिकॉर्ड करने गए ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा बट मैं पहले शॉर्ट वाला तरीका बता देता हूँ। भाई मुझे पता है 27,500 मिलना था, इसने बोला 10,000 कैश से मिला, तो ऑब्वियस सी बात है 17,500 चेक से मिला होगा। तो यहाँ पर GST VST अलग से रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट मारेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, सेल्स ही है ना कि किसी और पर्सन के, सोल्ड गुड्स टू नीरज, तो पैसा मिल गया तो नीरज से मतलब नहीं है, टू सेल्स लिखेंगे, कैश के कॉलम में 10,000 लिख लेना और इधर 17,500 लिख लेना। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर GST वगैरह अलग से मत रिकॉर्ड करिए, अगर आप रिकॉर्ड करेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया। पर ये समझ में आया आपको? लॉन्ग वाला तरीका बताऊं क्या, लॉन्ग वाला तरीका बताऊं क्या, कि छोड़ दें उसको? नहीं सर, ये छोड़ दे। ठीक है ना, अपन क्योंकि जब वो करना ही नहीं है तो हम लोग उसको दिमाग में कंफ्यूजन अपने नहीं करते, इतना तो समझ में आया। पर गाइज यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पैसा हमें मिल रहा है, जो कैश मिल रहा है वो तो आप कैश कॉलम में लिख लेंगे, लेकिन चेक वाला आप नहीं लिखेंगे। अभी आप चेक करेंगे कि ये चेक हमने अभी डिपॉजिट किया है कि बाद में डिपॉजिट किया है। हमने पढ़ा था चेक रिसीव में आपको चेक करना पड़ता है कि वेदर दिस चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड राइट नाउ, कि बाद में, कि इंडोर्स किया हुआ है। तो देखें ये नीरज के चेक के बारे में आगे कुछ बोला है क्या, पढ़े? ये रहा अप्रैल 20 गाइज, ये ऐसे उलझाते हैं बस।
तो ये क्या बोल रहा है, आपने नीरज का चेक और कुछ कैश दोनों मिलाकर 20 अप्रैल को डिपॉजिट करा, मतलब 14 अप्रैल को आपने रिकॉर्ड नहीं करा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहां पर ये वाला ट्रांजैक्शन था कौन सी डेट का, 14 अप्रैल का। तो 14 अप्रैल में दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक 10,000 का कैश मिल रहा है, एक 17,500 का चेक मिल रहा है। तो 10,000 का चेक तो यहां आ गया 14 अप्रैल, और जो चेक है ना उसकी आपको नीचे एंट्री करनी पड़ेगी 14 अप्रैल। क्या एंट्री करोगे, चेक मिल रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कौन था, नीरज, टू नीरज कर दीजिएगा 17,500, 17,500। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? एक और बार ये कैलकुलेशन समझ में आया भावेश? कि कैलकुलेशन से समझाऊं शुरुआत से? कैलकुलेशन आया? हाँ, कैलकुलेशन आ गया। चलो, अब हमने क्या करा, 10 अप्रैल मतलब 27,500 हमें रिसीव होना था। उसने हमें बोला 10,000 हमें कैश मिल रहा है और बाकी जो बैलेंस बचा दैट इज 17,500 वो चेक से मिलेगा। तो जो कैश मिला वो तो आपने इमीडिएटली एंट्री कर दिया यहाँ पर कैश वाले कॉलम में, लेकिन जो चेक मिला है, हमने पढ़ा था जब भी आपको चेक रिसीव होगा तो आप इमीडिएटली एंट्री नहीं करोगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो चेक रिसीव हुआ है आज मुझे, उसे मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है या नहीं किया है। सो जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से चेक मिला था 12 अप्रैल को, तो उसका आगे कुछ नहीं दिया था, तो हमने इमीडिएटली बैंक में जमा कर दिया था। लेकिन ये नीरज के चेक के बारे में हमने आगे चेक करा तो 20 अप्रैल को लिखा हुआ है कि हमने नीरज का चेक 14 अप्रैल को नहीं 20 अप्रैल को डिपॉजिट किया है। सो 14 अप्रैल को आप नीरज के चेक वाली 17,500 वाली एंट्री नहीं कर सकते थे कैश बुक में, क्योंकि बैंक पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। इसलिए 14 अप्रैल को जो 10,000 वाली एंट्री है वो तो मैंने कैश बुक में कर दी, लेकिन जो चेक वाली एंट्री है वो मैंने नीचे अलग से एंट्री पास करा, ठीक है। ये एंट्री क्यों पास हुई, चेक आ रहा था इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और नीरज गिवर था इसलिए नीरज को क्रेडिट कर दिया, ठीक। ये खत्म हो गई कहानी 14 अप्रैल की। अब 16 अप्रैल को आए। सो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ जीएसटी देखो हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन था ना, एक मिनट कहा गया, एक मिनट म्यूट हो जाओ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन था ना, इसलिए हमने इसको डिटेल में नहीं किया। डिटेल में कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि फिर अननेसेसरी हम कंफ्यूज हो जाते। सो हमने क्या करा, कैलकुलेशन करा, टोटल पैसा कैलकुलेट कर लिया और अलग से लिख लिया, ठीक है। चलिए, तो ये 14 अप्रैल का खेल खत्म। फिर आ जाए 16 अप्रैल पे। 16 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। तो पेमेंट हुआ है 16 अप्रैल को, फर्नीचर है तो परचेज नहीं लिखेंगे, बाय फर्नीचर लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। और चेक पेमेंट किया है, ओके। कितने का चेक है, फर्नीचर 10,000 का था, आप लिख लीजिए 10,000 और यहाँ पर लिख लीजिए। परचेज करोगे तो उसके साथ इनपुट आता है, इनपुट CGST और इनपुट SGST। यहाँ कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं थी इसलिए अपन ने GST शो कर दिया, ठीक है। चलिए, ये हो गया। कौन सी डेट का था ये, 16 अप्रैल को। फिर 18 अप्रैल को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड कैश। तो पैसा रिसीव हुआ है, अगेन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे 18 अप्रैल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। यहाँ आप सिर्फ फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते थे और इसमें भी GST लग रहा है,
तो इधर भी अब सेल हो रहा है, इनकम है, इनकम के साथ हमेशा आउटपुट आता है, तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कितने में सेल करा है? 10,000, और वो भी कैश में सेल करा है, तो कैश कॉलम में आएगा 10,000 और इसके ऊपर 6% का GST। हो गई इसकी भी कहानी खत्म। अब ध्यान से सुनिएगा, 20 अप्रैल को बोल रहा है पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज एंड कैश 2,500। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि नीरज का चेक, हाँ नीरज का चेक 17,500 का था, याद रखना है ना। नीरज का चेक 17,500 का था, हमने ये डिपॉजिट करा है और अलग से कैश 2,500 का डिपॉजिट करा है। सो जो चेक डिपॉजिट करा है वो तो आप यहाँ पे लिख लोगे टू 20 अप्रैल टू चेक इन हैंड, अपने नॉलेज के लिए लिख लो नीरज, अगर चाहिए हो तो, कंपलसरी नहीं है। और बैंक कॉलम है क्योंकि डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं, 17,500 लिख लो। और बाकी जो 2,500 है ना उसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी, है ना। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या एंट्री पास होगी बैंक में? बैंक में डिपॉजिट करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक के डेबिट कॉलम में लिखूंगा 2,500, लिखा बैंक कॉलम में है लेकिन लिखूंगा यहाँ पर टू कैश अकाउंट और लगा दूंगा सी का ठप्पा। क्या डेट आ जाएगी? 20 अप्रैल ये भी। और फिर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो कैश के क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, 2,500 लिखूंगा, लिखा कैश कॉलम में है लेकिन यहाँ लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट और इसके साथ लगा दूंगा सी का ठप्पा और डेट लिख लूंगा 20 अप्रैल। चलिए उसके बाद ये हो गया 22 अप्रैल पेड टू सुमन बाय चेक 2,500। ओके, ये तो सिंपल पेमेंट है। 22 अप्रैल पेमेंट करा है किसको? बाय सुमन, सुमन अकाउंट। चेक पे करा है तो बैंक कॉलम में आ जाएंगे 2,500। उसके बाद क्या बोल रहा है? ओके देखो 26 अप्रैल को क्या हुआ, सुमन्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट। अब यहाँ दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मैंने जो सुमन को चेक दिया था, पेड टू सुमन बाय चेक, जो मैंने सुमन को चेक दिया था तो मैंने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, माइनस कर दिया था। अब क्या हुआ, ये चेक वापस आ गया, ठीक है, वापस आ गया। क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स होंगे, साइन वाइन सही नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, वापस आ गया। और फिर मैंने उसको अलग से 2,500 कैश पे कर दिया। तो यहाँ दो चीजें, दो एंट्री करनी पड़ेगी आपको। पहला तो जो चेक वापस आ रहा है उसकी एंट्री करो और फिर आपने उसको जो कैश दिया है उसकी एंट्री करो, ठीक। तो चेक वापस आएगा, जब मैंने पेमेंट किया था तो क्रेडिट साइड पे लिखा था बैंक कॉलम में। अब अगर मेरा चेक वापस आ रहा है तो मैं डेबिट साइड पे लिख लूंगा, किस नाम से? सुमन नाम से, क्योंकि सुमन का ही चेक था, और बैंक कॉलम में ही लिखूंगा 2,500। ये समझ में आया? ये हमने क्या करा है, ये जो चेक वापस आया, या नीचे मैं आपके नॉलेज के लिए लिख लेता हूं, चेक रिटर्न वापस आ गया, बाउंस हो गया हमारा चेक, किसी और का चेक नहीं, हमारा चेक बाउंस हो गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सुमन को मैंने पेमेंट करा था, चेक वापस आ गया, अब सुमन को वापस पेमेंट करना पड़ेगा। नाउ दिस टाइम हम उसे कैश में पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिट साइड पर 26 अप्रैल को अगेन आप लिख लोगे बाय सुमन अकाउंट, कैश कॉलम में 2,500 लिखेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे और, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका, कंफ्यूज ही होंगे। ये एटलीस्ट क्लियर है। सर देखो ये चेक देने की एंट्री है, सर देखो ये चेक वापस आने की एंट्री है, और सर ये एंट्री है जो हमने वापस से उसको कैश पे करा। एज सिंपल एज दैट। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो प्रोसीजर भी सही रहेगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक। चलिए सर चेक बाउंस कोई अकाउंट नहीं होता? चेक बाउंस नहीं, चेक बाउंस
चेक बाउंस अकाउंट नहीं होता बेटा। देख मैंने तूने मुझे पेमेंट किया तो तूने अपनी बुक्स में मेरा नाम लिखा होगा। अब वही चेक अगर वापस आ जाएगा तो तू फिर से मेरे अकाउंट को रिवर्स कर देगा, किसी सेपरेट अकाउंट में नहीं डालेगा। ठीक है? यस सर। ओके। हाँ, चेक इन हैंड अकाउंट अपन क्यों बनाते? क्योंकि वो चेक मुझे मिला था, मेरे रिसिप्ट था, पर क्योंकि अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ इसलिए हम उसको अलग अकाउंट में लिखते हैं, इसलिए उसका अकाउंट खुलता है। पर चेक बाउंस कोई अलग से, आप चेक को अलग से रखते नहीं हो, वो चेक तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है? इसलिए चेक बाउंस का कोई अकाउंट नहीं ओपन होता। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? सुमन चेक हो गया। 28 अप्रैल, बैंक चार्ज इट्स कमीशन ऑफ 300 प्लस जीएसटी। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, तो बताओ बैंक मेरे अकाउंट में पैसा प्लस करेगी कि माइनस कर देगी अकाउंट से? माइनस कर देगी। माइनस कर देगी मतलब पेमेंट है तो अपन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 28 अप्रैल बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और इस पे जीएसटी भी लगा रही है बैंक। ठीक, तो बाय, अच्छा ये चार्जेस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साथ हमेशा इनपुट आता है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बैंक से कटेगा सीधा 300 का और इसके ऊपर 66%। ये समझ में आया? ओके भावेश, ये 29 अप्रैल वाला समझा सकते हो क्या बोल रहा है? हाँ भावेश। नहीं पता सर। ओके, कावे बताओगे? सर बैंक ने पे करा है इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट अपन को, मतलब क्या? जो इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यस, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है। अच्छा, बैंक ने दिए हैं। अच्छा ओके, प्रीमियम वालों को दिए हैं, इंश्योरेंस वालों को। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने बैंक को पहले ही बोल दिया था। एक होता है ना ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है ना अकाउंट में, कि ऑटोमेटिकली उस डेट पर मेरा प्रीमियम पे कर देना, तो ना मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखा था कि 29 अप्रैल को इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट मेरी तरफ से आप कर दीजिएगा। तो मेरा एक्सपेंस है जो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगा ना दादा, पेमेंट है ना, पेमेंट है ना बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा दे रहे हो आप। हाँ है ना? जैसे मेरा जो कोचिंग का अकाउंट है एक्सिस बैंक में, मैंने वहाँ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि एवरी मंथ जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से कट जाए, ऑटो डिडक्ट हो जाए। तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, जमा थोड़ा ना होगा। ऐसे ही इंश्योरेंस का प्रीमियम हमें पेमेंट करना था, बैंक के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट हो गया, सो वो पेमेंट है एक तरीके का। तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे 29 अप्रैल बाय किस चीज का पेमेंट है? इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और इस पे जीएसटी है क्या? कोई जीएसटी नहीं लिखा हुआ है, तो 2500 बैंक कॉलम में जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या बोल रहा है? निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली। निगम कौन है? निगम कोई कस्टमर है, तो एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। जैसे आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में फीस डिपॉजिट कर देते हो तो मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, वो रिसिप्ट है मेरे लिए। तो डेबिट साइड पे लिखूंगा 30 अप्रैल, किसने दिया? निगम ने, टू निगम। अब बैंक के कॉलम में लिखूंगा कितना? 5000। हो गया खत्म। अब आप बैलेंस निकालोगे। बैलेंस निकाल, सुनिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस पहले कैश का काम कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कैश का हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा, मतलब कैश के हमेशा रिसिप्ट्स ही ज़्यादा होंगी, पेमेंट्स कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कैश माइनस में नहीं जा सकता। कैश कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो पहले मैंने डेबिट का बैलेंस लगाया 124100 आया, फिर मैंने इस साइड का टोटल लगाया कैश का, तो इस साइड का टोटल आ रहा था 55,000, उसको मैंने माइनस कर दिया इसमें से, तो ये बैलेंस 69,100 कैश का आ गया।
ठीक है, आप बैंक का चेक करिए, क्योंकि बैंक का तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो आप चेक करिए पहले कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है। तो इधर देखो ये 50,000 की एंट्री है, एक 19,000 की एंट्री है, इधर एक 10,000 की बड़ी एंट्री है। तो इसका भी डेबिट साइड ही बड़ा दिख रहा है। तो अपन ने डेबिट साइड का टोटल पहले लगाया 99,300, फिर इसमें से ये सब माइनस कर दिया, तो हमारा बैलेंस बच गया 72,764। तो दोनों का ही पॉजिटिव बैलेंस आया। ठीक है, और इसको अपन कैरी फॉरवर्ड कर आ जाएंगे। तो बस जीएसटी के साथ एक सर? प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। हाँ बोलो। एक बार फिर से रिपीट कर दो, मेरा रिकनेक्टिंग भी चला गया। बेटा अपन ने बैलेंस निकाला, बैलेंस कैसे निकालते हैं, पहले देख लो कौन सा साइड बड़ा है, उस साइड का टोटल लगा दो पहले, फिर उसमें से दूसरे साइड के टोटल को माइनस कर दो, तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा। बस ये मैंने बताया। और मैंने ये बोला स्पेशली कि पहले कैश का टोटल कर लीजिए, क्योंकि कैश का हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता। अब बैंक का डेबिट साइड भी बड़ा हो सकता है, क्रेडिट साइड भी बड़ा हो सकता है। तो चेक कर लिए, जो बड़ा हो वो पहले कैलकुलेट कर दीजिए, फिर बैलेंस निकालिए। ठीक है, चलिए नोट करना हो तो कर लीजिए। हाँ जी, और वो जर्नल की एंट्री तब पास कराते जब ना जब कोई ट्रांजैक्शन हो, हाँ जब अपने को क्वेश्चन में कोई ट्रांजैक्शन दो हो लेकिन वो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा हो, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। ओके। सो इफ यू वांट टू नोट राइट नाउ आप कर लीजिए, बाकी जैसा आपको कंफर्ट फील हो। डन। डन, गुड। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन है मेरे पास थोड़ा बड़ा है, ऐसा ही आधा आधा करके देता हूँ, तो उससे कंफर्ट में रहेंगे हम लोग। ये आधा पोर्शन है क्वेश्चन का, पहले इतना करिए फिर हम आगे करेंगे। सर नेगेटिव बैलेंस पे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड? हाँ, नेगेटिव बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। जैसे ये जो बैलेंस है, इधर मैं देखो बता, इसको उस साइड। हाँ उस साइड लिख लेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी करके। ओके और बैंक का बैलेंस है तो बैंक के कॉलम में लिख लेंगे। सर हाँ जी, 7 अप्रैल वाले में जीएसटी ज्वाइन है उसमें टोटल में? नहीं नहीं, लिखा हुआ है ना प्लस, प्लस मतलब करना है। अगर इंक्लूडिंग वर्ड लिखा होता तो फिर ये होता कि जीएसटी इंक्लूड है ना। अब देखो सब लोग देखो, अब ये इसने पूछा ही है तो मुझे पता था सब लोग अटकोगे। 8 अप्रैल देखो, जो मैं बोल रहा हूं और जो मनस पूछ रहा था ये वही है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है बाकी सब में, गुड्स परचेज इतना प्लस, मतलब आपको प्लस करना है अलग से। कैश परचेज प्लस, तो अलग से प्लस करना है। लेकिन यहाँ देखो पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग, मतलब क्या, ये जो मेरा 13,440 है ना, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है ऑलरेडी, इंक्लूडेड है ऑलरेडी। मतलब मुझे इसके ऊपर नहीं कैलकुलेट करना है जीएसटी को। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन कर कर जीएसटी का अमाउंट निकालना पड़ेगा और उसे अलग से दिखाना पड़ेगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ इंक्लूडिंग अमाउंट। जब इंक्लूडिंग दिया हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लोगे अमाउंट जो भी हमको गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट मतलब जीएसटी का परसेंटेज, रेट मींस परसेंटेज ऑफ जीएसटी। तो अब गाइस मुझे बताइए यहां पर कि कितना परसेंटेज है जीएसटी? 6। नहीं, 12। अच्छा हाँ, 6% तो उसका बाइफर्केशन है। टोटल जीएसटी मैंने देखो सीजीएसटी नहीं लिखा, परसेंटेज ऑफ सीजीएसटी या परसेंटेज ऑफ एसजीएसटी नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ जीएसटी।
और यहाँ पर CGST और SGST है और दोनों 6% है, मतलब यहाँ पर रेट जो है अपना वो है 12%। समझ में आया? ठीक है। अब आप GST का अमाउंट कैसे निकालोगे? आप GST का अमाउंट निकालोगे 13,440 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 112, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट मतलब परसेंटेज, 12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 12, 112। अगर 18% होता तो 18 डिवाइडेड बाय 118 हो जाता। ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको टोटल GST का अमाउंट मिल जाएगा 13,440 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112। तो 1,440 आपका GST का अमाउंट है टोटल। पर गाइज इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा CGST और SGST में, और हमें एक चीज़ पता है, दोनों हाफ हाफ होते हैं। तो 1,440 का हाफ CGST हो जाएगा और बाकी हाफ SGST हो जाएगा। तो अब आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे, इधर पेमेंट कर रहे हैं क्या? हाँ, तो आप लिखोगे बाय कमीशन। तो कैसे दे रहे हैं? चेक से दे रहे हैं। तो आप बैंक कॉलम में लिखोगे, देखो इंक्लूडिंग वाला अमाउंट कितना था 13,440, इसमें GST कितना इंक्लूड है 1,440, 12,000। तो आप कमीशन में लिखोगे 12,000, फिर इधर लिखोगे बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST 720। समझ में आया? सर हाँ 106 अपॉन 106 भी लिख सकते हैं ना? एक मिनट, नहीं, उससे नहीं निकलेगा। क्यों? उससे नहीं निकलेगा मनस, क्योंकि 13,440 में अगर तुम 6/106 करोगे ना तो तुम ये अज्यूम करोगे कि 13,440 में सिर्फ 6% इंक्लूड है। हाँ इसके अंदर 6% थोड़ा ना इंक्लूड है, 12%। इसलिए आपको इसी से ही करना पड़ेगा। ठीक है, यही सर करना। इतने का टोटल कर दें या फिर और आगे का भी एक साथ लिखें? नहीं, टोटल मत करो, अभी इतना अगर हो गया है तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो मैंने अभी बकवास करी वो क्लियर है? यस सर। बकवास ही बोलना पड़ेगा यार। सर इतने डायलॉग क्यों मारते हो? जमता भी नहीं है आप पे, फिर भी बोलते रहते हो। ओके गाइस, सो एक बार चेक कर लीजिए। देखिए डेबिट साइड में कैश कॉलम में एक ही अमाउंट मिला होगा आपको 2,20,000, और कैश के डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर एक 80,000 का कॉन्ट्रा एंट्री वाला मिला होगा, एक 16,000 वाला परचेज विद GST मिला होगा। दैट्स इट, और कोई नहीं होगा। अगर हो गया है आपका तो चेक कर लो। फिर बैंक के डेबिट साइड पे भी एक ही चीज़ है 80,000, और क्रेडिट साइड पर आपको बहुत सारे अमाउंट मिले होंगे। सबसे पहले बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 60 का मिला, फिर ये बाय परचेज अलोंग विद GST हमको मिला, फिर ये कमीशन वाला अभी अभी हमने किया, और एक ड्राइंग्स का अमाउंट मिला होगा 2,500 का। यहाँ तक कोई डाउट? नो। चलिए आगे का क्वेश्चन भी कर लीजिए। फिर ये लीजिए, 6 ही ट्रांजैक्शन है, फटाफट कर लीजिए। इसको भी कंप्लीट कर ही लीजिए गाइस, आज का काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से पूरा पढ़िएगा, उसी के कंटिन्यूएशन में है। सर इसमें हाफ हाफ मिला है, हाफ बैंक हाफ कैश। हाफ ऑफ द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। नहीं, हाफ हाफ नहीं मिला है। अब देखो ये वाली एंट्री कैसे करोगे? 12 अप्रैल बोला रिसीव फ्रॉम वेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹6,000, तो 6,000 मिले, हाफ ऑफ विच डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अब गाइस आपके पास दो ऑप्शन है। पहला इजी ऑप्शन बताता हूँ। इजी ऑप्शन में आप क्या करोगे? रिसीव हुआ है, डेबिट साइड पे 12 अप्रैल लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टू विजय, और कैश कॉलम में 3,000 लिख लोगे, और बैंक कॉलम में 3,000 लिख लोगे, खत्म। क्योंकि आधा कैश में है, आधा बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट कर लिया।
ये एक ऑप्शन है। बुक में आपको क्या ऑप्शन दिखेगा? बुक में आपको थोड़ा लॉन्ग वाला ऑप्शन दिखेगा। कैसे करोगे? यहाँ लिखोगे 12 अप्रैल टू विजय 6000 कैश में, और फिर 3000 की कॉन्ट्रा एंट्री करी होगी उन्होंने कि 3000 इधर डिपॉजिट करके टू कैश करा, तो यहाँ ठप्पा लगाया, और इस तरफ भी इन्होंने बाय बैंक लिखकर 3000 लिख लिया और ठप्पा लगाया। सब पहला वाला करेंगे तब भी चलेगा। दोनों चलेंगे, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। सर सेकंड वाले में बैंक ने हमारे अकाउंट में डाला इंटरेस्ट। हाँ हाँ, बैंक हमेशा बैंक में ही डिपॉजिट करती है, वो कैश में कभी भी नहीं देती। चलिए करें क्या? यस सर। ओके, मैंने भी सॉल्व किया नहीं है तो अभी आपके साथ ही कर लेता हूँ। सबसे पहले 12 रिसीव हो रहा 12 अप्रैल, डिस्कस हम कर चुके थे। क्या नाम था भैया का? रिसीव फ्रॉम वेद टू वेद, और यहाँ पर कैश और इसमें दोनों में 3000 लिख लेंगे। जीएसटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं था यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक मींस बैंक ने हमारी तरफ से इंटरेस्ट कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया, तो ये भी हमारे लिए एक तरीके का रिसिप्ट है। ये इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक का गाइस ये मतलब नहीं है कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट कलेक्ट करा है। अगर बैंक हमारे अकाउंट से काटती पैसा तो वो लिखते इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट पे चार्ज किया, माइनस किया। यह है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिलना था, मेरी बैंक ने वो इंटरेस्ट मेरी तरफ से कलेक्ट करके मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो ये भी रिसिप्ट साइड में आएगा। 16 अप्रैल को यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट और बैंक कॉलम में लिख लेंगे 12,000। उसके बाद बोला कैश सेल्स इंक्लूडिंग, अब इसमें भी इंक्लूडिंग बोल रहा है जीएसटी। सर 14,000 है ना? अच्छा 14,000, सॉरी। उसके बाद कैश सेल्स बोल रहा है, तो कैश सेल्स भी मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉरी डेट क्या थी? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर आउटपुट और वो भी लिखना पड़ेगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। अब यहाँ जो हमें अमाउंट दिया है कितना दिया? 47040, ये इंक्लूडिंग है 66%, मतलब 12%। तो हम कैलकुलेट करेंगे कितना? 47040 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112, ये जीएसटी का अमाउंट आया। मतलब आपका जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो होगा 47040 माइनस 5040, और ये 5040 66% में, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। आप रिकॉर्ड भी यहाँ पर, अच्छा कैश सेल्स हुआ है कि चेक से सेल्स हुआ है? कैश सेल्स हुआ है, तो हम कैश में लिख लेंगे 42,000 2520 उसके बाद 22 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी। सर हाँ जी, सब बैंक में लिख दिया आपने। ओके, सो यहाँ आएगा, सॉरी पर फॉर्मेट अलग था ना। इसका क्या करेंगे गाइस? 22 अप्रैल का क्या करेंगे? सर जीएसटी एक्स्ट्रा लगाएंगे इसमें। ये लिखेंगे ही नहीं? पैसे मिले नहीं थे। ओके, मजा आ गया। क्रेडिट सेल्स है। जब क्वेश्चन में किसी पार्टी का नाम दिया होता है और कैश वर्ड नहीं लिखा होता है तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो जो ये 22 अप्रैल जो है ये कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर एंट्री कर सकते हो जर्नल में, आपको यहाँ एंट्री करना पड़ेगा 22 अप्रैल। क्या एंट्री होगा? सोना एंड कंपनी डेबिट।
सोना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। सेल्स में आप लिख लोगे 36,000 और IGST है, सॉरी, तो फिर इधर CGST नहीं आएगा, सीधा IGST आएगा और ये नहीं आएगा, और इसका 12% आप यहाँ लिख दोगे, दोनों का टोटल यहाँ आ जाएगा। ये कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। उसके बाद अप्रैल 23 रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 800। ये तो ठीक है, पर पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने ये चेक डिपॉजिट किया है कि नहीं। सो नहीं करा, ये भी नहीं होगा सर। तो ये नहीं होगा, लेकिन इसको आपको नीचे एंट्री करना पड़ेगा। 23 अप्रैल आप लिखोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डेबिट किससे मिला है? टू सोना एंड कंपनी से। अब सोना एंड कंपनी से हमें लेना कितना था पैसा? 40320 ऊपर हमने लिखा हुआ था, और डिस्काउंट हमने कितना दिया नहीं पता, पर हमें इतना पता है चेक हमें 39520 का मिला है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट में आ जाएगा। ठीक है, और 27 अप्रैल को आप डायरेक्ट एंट्री कर दोगे कितने की? चेक की। कौन सा चेक है? 39520 का। सो 27 अप्रैल को आप यहाँ लिखोगे टू चेक इन हैंड, और बैंक में लिख लोगे 39520। तब जाके आपकी कहानी खत्म हो जाएगी और आपके बैलेंसेस कुछ इतने आ जाएंगे। ये देखिए, फॉर्मूला चेक कर लूँ सही लगा है क्या? ओके एंड ओके, ठीक है। एक बार Yes. फाइनल चेक कर लीजिए। अगर पूरा क्लियर है तो गाइज अब जो नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट हम पेटी कैश बुक शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हटाऊं मैं इसको? सर एक सैलरीज अकाउंट भी था ऊपर। सैलरीज अकाउंट नहीं लिखा मैंने? ओके, 22 अप्रैल को मैंने सैलरीज नहीं लिखा।